खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबरें दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर्स सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे। आपसे जुड़ी खबर का हर पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बसे एकमात्र हाथी गांव में जहां पर्यटकों का तांता लगा रहता था, वहां अब विदेशी तो क्या दूरदेशी पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पिंक सिटी जयपुर में बसा हाथी गांव जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, जहां हर साल पर्यटकों का तांता लगा रहता था और दुनिया का तीसरा और भारत का पहला हाथी गांव है जो केवल हाथियों के लिए बसाया गया है। आज कोरोना काल में सूना पड़ा हुआ है, जिससे यहां रहने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। लॉकडाउन के इस दौर में जब इंसान के लिए खुद को पालना मुश्किल हो रहा है, जयपुर के हाथी मालिक हाथी पाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक हाथी पर रोजाना 3 से 3,500 का खर्च आता है। और लेकिन हाथी नहीं चलने से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से तो साहब डिमांड तो कुछ नहीं है। हमारी डिमांड इतनी है कि हमें राइड चालू हो जाए, जिससे हमारा रोजगार भी चालू हो जाए और हमारे हाथियों की सेहत में और सुधार आ जाए। इस हाथी गांव में 103 हाथी हैं और ये 103 हाथी अपने मालिकों और महावतों के करीब 800 परिवारों का पालन पोषण करते हैं। कोरोना के छोटे से वायरस ने इस भीमकाय जीव के पैर भी रोक दिए हैं और अब ये जीव अपने मालिकों पर निर्भर हो गया है। तो वहीं इस लॉकडाउन में सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के हाथी मालिक इन्हें पाल रहे हैं। सर अभी तो कुछ नहीं कमा पा रहे, जो हमारे मालिक लोग सेठ लोग दे रहे हैं वही उससे खर्चा चलता है हमारा। और पहले कमा लेते थे रोज़ 400-500 रोज़। पहले बहुत ज़्यादा पर्यटक आते थे, अब तो कुछ नहीं आते, कोई देखने को नहीं मिलता सर। इस हाथी गाँव में बिल्कुल सून हो रही है। हाथी को रोजाना करीब 15 किलोमीटर चलना होता है। ऐसे में लॉकडाउन के शुरुआती समय में तो घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी थी। ऐसे में महावत हाथियों को लेकर कहीं आ जा नहीं सकते थे। ऐसे में इन हाथियों का पाचन तंत्र गड़बड़ा गया और पहली बार इतने कम समय में 6 हाथियों ने दम तोड़ दिया। ऐसे में अब ये महावत सरकार से कोई विशेष मांग नहीं कर रहे हैं। इनकी केवल एक छोटी सी मांग है कि सरकार एलिफेंट राइडिंग शुरू कर दे, ताकि इन हाथियों की सेहत में सुधार हो। लॉकडाउन की वजह से इन महावतों का व्यवसाय पूरी तरह से बंद है, क्योंकि पर्यटक फिलहाल घूमने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे लगातार इलाके में छूट की मांग कर रहे हैं, ताकि कमाई के साथ साथ हाथियों की सेहत भी बनी रहे। कोरोना का असर हर एक व्यक्ति पर देखने को मिला है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ हाथी गांव में। राजस्थान का एकमात्र हाथी गांव जो जयपुर में बसा है और करीब 120 बीघा ज़मीन में बसे इस हाथी गांव में देखने के लिए जहां पर देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते थे, तो आज वहां पर पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला लगभग खत्म हो चुका है। महावतों पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। साथ ही महावतों का कहना है कि सरकार एलिफेंट राइडिंग को फिर से शुरू करे ताकि उनकी जिंदगी पहले की तरह पटरी पर आ सके। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर।
बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ देश के सभी राज्यों की खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के निर्णय के बाद यूपी की सियासत तेज हो गई है। अभी चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, मगर चुनाव के गणित में सभी दल जुट गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पदाधिकारी पहले ही घोषित कर दिए हैं। वहीं सपा की अगर बात करें तो सभी 8 सीटों पर चुनाव जीतने की रणनीति पर सपा काम कर रही है, ताकि 2022 में जनता को विकल्प के रूप में संदेश दिया जा सके। देखिए रिपोर्ट। पार्टी मजबूती से अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी। हमारा बड़ा संगठन है, संगठन अभी भी प्रदर्शन कर रहा है। सरकार की अराजकता और अन्याय की नीति के खिलाफ बेरोजगारी बढ़ रही है, महिला अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, अपहरण, डकैती, हत्या की बढ़ रही है। किसान बेहाल है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों जो कृषि से संबंधित अध्यादेश सरकार लाई है वो किसान विरोधी है। आवाज हम उठाएंगे और यही मुद्दे हम चुनाव में लेकर भी जाएंगे। चुनाव हम जीतेंगे, जनता के समर्थन से जीतेंगे और अपने मुद्दे। सपा पूरी मजबूती के साथ सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्ष सरकार की जन विरोधी नीतियों, जातीय उत्पीड़न और बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ सत्ता पक्ष को पटकनी देने को तैयार है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा ने बेहतर परिणाम दिखाया था। इस उपचुनाव में भाजपा अपना दल को 8 और सपा को 3 सीट मिली थी, जबकि बसपा का खाता तक नहीं खुला था, जिसकी वजह से 11 में से 5 सीटें सपा को मिली थी और बसपा और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली थी। इन उपचुनाव परिणामों के बाद सपा के हौसले मजबूत हुए थे, लेकिन बाद में योगी सरकार के कामकाज के बीच की विपक्ष की गतिविधियां शिथिल पड़ गई। मगर कांग्रेस ने बीते 1 साल में विपक्षी दल की भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है, इस आतताई सरकार से लड़ रही है, केंद्र से भी और राज्य से भी। तो आने वाले उपचुनाव की तैयारी हमारी तो पहले से है। हम तो जनता के बीच में हैं, अलग से कोई तैयारी नहीं। और अभी आप देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और श्री लल्लू जी के नेतृत्व में एक हम लोगों ने अपनी तमाम कमेटियों की घोषणा की है। तो आने वाला उपचुनाव हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जनता कहीं न कहीं अपना आशीर्वाद हमें देगी, इसका बसपा आमतौर पर उपचुनाव लड़ती नहीं। बीजेपी ने अपने चुनाव संचालन समिति में 8 मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को प्रत्येक सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। इस समय जहां पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही है, तो बीजेपी को यह डर सता रहा है कि सभी 8 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल की जाए। इसके लिए योगी सरकार ने जो भी काम इस दौरान किए हैं, उन्हें ही भुनाने की रणनीति पर विचार हो रहा है। हालांकि अभी इस महामारी में आर्थिक मार झेल रही जनता को चुनाव की इतनी चिंता नहीं है, जितनी की रोजगार और उसकी रोटी की जरूरत के इंतजाम की है। ऐसे में संगठन जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही उन्हीं मुद्दों को हवा देगा जिनसे हवा बीजेपी के उलट न होने पाए। प्रत्याशी चयन के लिए जिन मंत्रियों को सीट की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे मिले फीडबैक को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और हम लोग लगातार जनता के बीच में रह करके अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पर हमेशा तैयारी करते रहे। और जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी और सभी सीटें पर। इस उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही हैं। जनता उन्हीं के पक्ष में है जो जनता की बात करेगा।
इस उपचुनाव को 2022 से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां कोई भी कसर नहीं रखना चाहती। उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 30 नवंबर से पहले चुनाव आयोग ने कराने के संकेत दे दिए हैं। सरकार के सामने चुनौती इन सभी सीटों को जीतकर ये साबित करने के लिए कि सरकार जो दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है, वो विपक्ष को जवाब देने के लिए तो विपक्ष भी पूरी तरीके से सरकार को कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अव्यवस्था व बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा करके सरकार के सामने इन सभी सीटों को हरा करके साबित करने का भी मौका है कि आने वाले 2022 का जो चुनाव है वो काफी अहम है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ तैयारी कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनाव को लेकर के सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। वहीं बिहार में बस कुछ ही समय के बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार लगातार विकास का ढिंडोरा पीटने में लगी है, लेकिन बिहार के कुछ इलाकों को छोड़कर विकास कोसों दूर है, जिसमें पटना का एक ऐसा मोहल्ला भी शामिल है जो बिन बरसात पानी में डूबा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये है पटना का वार्ड संख्या 21 में पड़ने वाला आर ब्लॉक मोहल्ला। इस मोहल्ले में मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 2000 के आसपास है और ये लोग काफी परेशानियों के बीच जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में जल जमाव की समस्या हमेशा बनी रहती है। ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही लॉकडाउन ने इन लोगों का रोजगार तक छीन लिया है, जिसकी वजह से लोगों की स्थिति और खराब हो गई। साधन नहीं, रहने का साधन है, इधर से उधर सरकार तोड़ के भगा देता, जहाँ पाते तहीं रह जाते हैं। आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। ये लॉकडाउन में सरकार की ओर से राशन पानी कुछ मिला था? मिला है, हल्का फुल्का। हाँ, ये जो अस्थायी समस्या के लिए जो अपने वार्ड पार्षद या विधायक जिसे आप लोग कहते हैं? हाँ, कहते हैं तो नहीं कोई सुनता है। रात में बाथरूम भी लगता है तो सांप गुजर से बहुत डर भी लगता है, और पूरा पानी लगा हुआ है। किसी को हम लोग बोलते हैं निकालने के लिए तो कोई आता भी है नहीं निकालने के लिए। बाथरूम की दिक्कत है, और काची की दिक्कत है। बाथरूम है, देखिए सांप बिच्छा निकलता है, रात बिहार के डर लगता है लैकन फैकन के चलते। और यहाँ वार्ड पार्षद लोग आता है? लोग कहाँ आता है कुछ कोई। अब वो आए करता तो घर में पानी घुसल रहता है। इन लोगों के घर से लेकर शौचालय तक में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी काफी परेशानियों से गुजर रही है। इनकी हर सुबह की शुरुआत संघर्ष के साथ होती है। इस इलाके में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद सरकार अपने विकास के कामों को गिनवाने और अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है, लेकिन इन बस्ती वालों के दर्द से सभी अनजान हैं। न पानी है, न नाली बने का है, न बाथरूम है। हम लोग कीचड़ में रहते हैं। कौन सी का हम लोग वोट देते हैं? मरने के लिए कि जीने के लिए? बच्चों को हम लोग बच्चों की जिंदगी बर्बाद भी है, हम लोग का जिंदगी बर्बाद है। घर है न दुआर है, झोपड़ी में रहते हैं। बोलते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग झोपड़ी उपड़ी में रहते हैं। यही टूटे उटे के हम लोग के आस्थाई दिया जाए कि हम लोग कहीं अच्छा से रह रहे हैं, रहेंगे, है नो। यही हम लोग के पानी वानी आता है तो हम लोग के घर में इतना पानी घुस जाता है। यही हम लोग के दिक्कत है। नाला साफ हुआ है, घर के पानी नहीं निकल रहा है, कल पर लगा हुआ है, न नहाने में न खींचने में बन रहा है। लेट्रिन हमको जाम हो गया है, यहाँ शौचालय भी नहीं है, दिक्कत हो रहा है। लेट्रिन जाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में। हाँ, वार्ड पार्षद के पास आ गए थे तो बोला है शौचालय दे देंगे, अब पानी निकालने के साधन नहीं बोला है। जब इन मोहल्ले वालों की समस्याओं को लेकर जनतंत्र टीवी की टीम जिम्मेदारों के पास पहुंची तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और जल्द ही इन समस्याओं को दूर करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने सरकारी सिस्टम की खामियों को भी गिनवाना शुरू कर दिया। मेरे पास ये अभी जो पानी अभी लगातार जो पड़ रही थी, उस समय शिकायत आई थी तो हम मोटर पंप के माध्यम से
बहुत हमको मतलब मेहनत करना पड़ा और पानी लगातार हम निकलवाते चले गए। लेकिन समस्या फिर जस के तस हो जाता है, क्योंकि फिर पानी पड़ता है, फिर पानी मोहल्ला में लग जाता है। बहुत स्थिति उन लोगों का ख़राब हो जाता है, क्योंकि खाना तक नहीं बना पाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत काम को लेकर जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हमको पहुंचाना है उसको पहुंचाने नहीं दिया जाता है। और ये राजनीति नगर निगम में जो शुरू होता है और भेदभाव हम पार्षद के साथ जानबूझ के किया जाता है। चुनाव से पहले सरकार दावों और वादों की बौछार जनता के सामने लगा देती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये वादे और दावे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन अब जनता को समझने की जरूरत है कि वो अपने वोट की ताकत को पहचाने और सही सरकार का चुनाव करें। सरकारें अक्सर आत्मनिर्भर बिहार बनाने और भारत बनाने की बात करती है, लेकिन यहाँ के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि इन्होंने खुद अपने से, आप देख सकते हैं कि शौचालय का निर्माण किया है, यानी कि प्लास्टिक और कपड़े से ढक के इन्होंने शौचालय बनाया है। इससे आत्मनिर्भर बिहार की तस्वीर क्या हो सकती है? पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। आज हिंदी दिवस है। इस दिन हिंदी के प्रचार प्रसार की बात होती है, लेकिन एक ऐसा पहलू है हिंदी भाषा से जुड़े स्टूडेंट्स का जिस पर आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इस पहलू से जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनकी तकलीफ जरूर दिखाई देती है। तो देखिए हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा से जुड़े स्टूडेंट्स की तकलीफ उजागर करती ये खास रिपोर्ट। वर्तमान समय में हिंदी की पैठ वैश्विक बाजार तक हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा भी पहलू है जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली IAS परीक्षा में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो गिरता ही जा रहा है। कुछ गिने चुने परीक्षार्थी ही सिलेक्ट होते हैं। इसके पीछे की वजह है साल 2011 में UPSC की मेन परीक्षा में परिवर्तन होना। सबसे पहले रीजन इसका है ये है कि 1977 तक तो हिंदी मीडियम से एग्जाम ही नहीं होता था। 1977 में हिंदी मीडियम से एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले 1977 से पहले ओनली UPSC का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में ही होता था। 1977 से हिंदी मीडियम से स्टार्ट होने के बाद मंडल कमीशन आया था, जिसने आरक्षण के बेसिस पे उसको देना था कि किस कैटेगरी से कितने, तो उसके बेस पे 27% OBC को आरक्षण देना स्टार्ट हुआ था। वो 1990 में रिकमेंड हुआ था। रिकमेंड होने के बाद UPSC में 1993 में आरक्षण देना स्टार्ट कर दिया था। UPSC ने OBC कैटेगरी को 27% आरक्षण, 3 चेंज किए थे। इसकी वजह से 2010 के बाद से ही रिजल्ट डाउन होना स्टार्ट हो गया था। अभी फाइनल सेलेक्ट होते हैं 2 से 2.5%। हिंदी मीडियम से जुड़े छात्रों का ये भी कहना है कि एक और जहां सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात करती है, वहां परीक्षार्थियों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि हिंदी भाषा में IAS जैसी परीक्षाओं के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल ही मौजूद नहीं है। जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की न्याय की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी कहते भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। जब हम ग्राम उत्थान की बात कर रहे हैं तो हमें इस विषय पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से गांव के जो बच्चे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उन्हें इस प्रतिस्पर्धा में या फिर इस परीक्षा में बराबर अवसर दिया जाए ताकि उनकी सहभागिता समान रूप से बढ़े। तो इसके लिए हमें जो ये वर्तमान में हिंदी की जो गूगल ट्रांसलेशन है या फिर हिंदी की जो सामग्री की कम उपलब्धता है, इन विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जिस देश में हिंदी का इतना ज्यादा महत्व है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, उसी देश के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का IAS परीक्षा में सिलेक्शन रेशियो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सुनिए। हिंदी मीडियम से बच्चे पिछड़ रहे हैं, इसकी एक वजह ये मानी जाती है कि साहब हिंदी के अंदर जो है पाठ्य सामग्री नहीं है या उस तरह से तैयारियां नहीं होती है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ही रणनीतिक तरीके से इसको अगर साजिश भी कहे तो कोई बहुत बुरा वर्ड नहीं है। 2011 में CSET जब लागू होता है तो एकदम से ही रेशो घट करके 17% आता है और फिर बाद में ये घट करके एकदम से 2% के आसपास आ जाता है। आप सोचिए, अब 1000 बच्चों में 10 बच्चों का सिलेक्शन होना, 12 बच्चों का सिलेक्शन होना, कितनी शर्म की बात है जिस हिंदी को हम लिंक भाषा कहते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार हिंदी भाषा के साथ ही हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के सामने आ रही इन समस्याओं का किस तरह से समाधान कर पाती है।
तो फिलहाल आज के लिए रिपोर्टर्स डायरी में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।